Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो बहुत क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। हाँ हाँ बता दूंगा कुंदन। खत्म तो होने दो पॉइंटर। बिना पॉइंटर के कैसे सीखोगे? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आज का हमारा अगला चैप्टर है एक्सेसिंग एरे यूजिंग पॉइंटर। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि सी लैंग्वेज में वाया पॉइंटर अगर आपको एक एरे एक्सेस करना हो तो आप ये काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि हमने एरे चैप्टर पढ़ के खत्म कर दिया, तो आज दोबारा से हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं कि वाया पॉइंटर एरे कैसे एक्सेस होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, जब आपको मैं एरे पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बार बार एरे का एक ड्रॉबैक बताया था। डू यू रिमेंबर दैट ड्रॉबैक? जो एरे हमने पढ़ा है उस एरे के साथ एक प्रॉब्लम है। क्या आपको याद है कौन सी प्रॉब्लम है? वेरी गुड। मैंने आपसे कहा था अगर आप टर्बो कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो आपको एरे की साइज हमेशा कांस्टेंट रखनी पड़ती है। यस और नो? रखनी पड़ती है। और जब आप एरे कांस्टेंट साइज का बनाते हैं तो फिर या तो वो यूजर की जरूरत के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है तो मेमोरी वेस्ट होगी, और या फिर वो इतना छोटा बनेगा, आप इतनी कंजूसी से साइज देंगे कि मेमोरी कम पड़ने के कारण कोड के क्रैश होने का डर रहेगा। ये बात हुई है अपन लोगों की? जल्दी बताइए, ये डिस्कस हुआ है पॉइंट हमारा? यस और नो? हुआ है। ठीक। अब याद रखिएगा, अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आप जो एरे बना रहे हैं वो एरे यूजर से साइज लेकर बने, तो आपको सी लैंग्वेज में डायनेमिक एरे नाम का टॉपिक इंप्लीमेंट करना होगा। कौन सा एरे बताइए, क्या नाम सुना आपने? वेरी गुड। डायनेमिक एरे आपको इंप्लीमेंट करना होगा, और डायनेमिक एरे इंप्लीमेंट कर सकें इसके लिए हमें एरे को वाया पॉइंटर एक्सेस करना आना चाहिए। राइट? तो ये पहली सीढ़ी है उस टॉपिक की तरफ जिसका नाम है डायनेमिक एरे। जब हम डायनेमिक एरे पढ़ेंगे तो जो आज हम कर रहे हैं हमें उसकी जरूरत उस दिन पड़ने वाली है। तो क्या आज हम डायनेमिक एरे बनाएंगे? नहीं, आज डायनेमिक एरे नहीं बनेगा। आज हम सीखेंगे एरे का पॉइंटर से एक्सेस कैसे होता है। ठीक है? क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जब डायनेमिक एरे बनाएंगे तब हमें पॉइंटर से ही एरे को करना पड़ेगा हैंडल। आ रही है बात समझ? इसलिए हम आज का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। चलिए, तो मेन टॉपिक है एक्सेसिंग एरे यूजिंग पॉइंटर। इसका जो सब टॉपिक है उससे शुरू कर रहा हूं, और वो है एक्सेसिंग एन इंटीजर एरे यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर की मदद से इंटीजर्स के एरे को एक्सेस करना। दिस इज आवर मेन टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। अब इमेजिन करिए हमारे पास मेन के अंदर ये एक 5 इंटीजर्स का एरे है। इसका मुझे मेमोरी डायग्राम बताइए तो क्या बनेगा? जल्दी से जवाब दें। जल्दी बोलिए, इस एरे का आपके हिसाब से मेमोरी डायग्राम क्या बनेगा? बिल्कुल सही। एक 10 बाइट का मेमोरी में ब्लॉक क्रिएट होगा जिसका नाम होगा ARR, जिसके अंदर होंगे 5 सेल 0 से लेकर 4 तक। अगर ये मान लिया जाए ये एड्रेस 2000 है
तो हर अगला एड्रेस 2-2 बाइट की दूरी पे होगा, हाँ कि ना? राइट। और हर सेल में हाल फिलहाल गार्बेज होगा, ये भी मानते हैं। सभी सेल एरे के गार्बेज से इनिशियलाइज होंगे। अब मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं आपको, हमें इस एरे को एक्सेस करना है, लेकिन इसके नाम से नहीं करना है, प्रोग्राम में ARR नहीं बोलना है, हमें एक्सेस करना है पॉइंटर की मदद से। आ रहा है समझ में आज का चैलेंज? काम बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल काम करना है, सिर्फ डेटा लेकर एरे में डालना है और एरे से निकालकर प्रिंट करना है, इतना ही करना है बस, लेकिन करना है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो अब ये बताइए, आज आपका पॉइंटर का 3rd डे है। अगर आप पॉइंटर के थ्रू किसी पे ऑपरेशंस करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? पॉइंटर किसी पे ऑपरेट कर पाए, इसकी पहली शर्त क्या है? जवाब दें। इसकी पहली शर्त है पॉइंटर में उसका एड्रेस स्टोर करा जाए। जब तक पॉइंटर पॉइंट नहीं करेगा तब तक ऑपरेट कैसे कर पाएगा? यस और नो? है ना? तो हम सबसे पहले एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे और हम चाहेंगे कि ये इंटीजर पॉइंटर हमारे एरे के एड्रेस को पॉइंट करे। तो मैंने कहा p = ARR। अब आप मुझे बताइए, क्या ये p = ARR करेक्ट है? एम्परसेंड नहीं आएगा क्या? जल्दी बोलिए। एड्रेस ऑफ नहीं लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अगर आप कह रहे हैं नो तो आप गलत बोल रहे हैं। एड्रेस ऑफ नहीं लगेगा। रीजन क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि एरे का नाम हमेशा रिप्रेजेंट करता है उसका बेस एड्रेस। ये बात हो चुकी है हमारी पहले भी, करेक्ट? तो जैसे ही आप कहेंगे p = ARR, आपके इस ARR एरे के एड्रेस को हमारा ये p नाम का पॉइंटर कर लेगा पॉइंट, और p में आ जाएगा 2000। समझ आ रहा है क्यों नहीं लग रहा है एड्रेस ऑफ? क्योंकि एरे का नाम खुद ही अपना बेस एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? इसलिए एड्रेस ऑफ की आवश्यकता इस वक्त आपको नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको फिर याद दिला दूं, हमें वाया पॉइंटर इस एरे में इनपुट लेना है। तो पहले आप मुझे बताइए, जब आपने पहली बार एरे सीखा था तब आप एरे में इनपुट लेने का कोड कैसे लिखा करते थे? जवाब दें जरा। जब आपने फर्स्ट टाइम एरे पढ़ा था तब आप एरे में इनपुट लेने के लिए क्या करते थे? कैसा कोड लिखते थे एरे में इनपुट लेने के लिए? कैसे लगाते थे लूप? वही तो मुझे जानना है। गाइड करिए मुझे, वो लूप कैसे लगता था जो एरे में इनपुट लेता था? फॉर लिखते थे आप i = 0, i <5, i++, ऐसा करते थे। फिर इसके अंदर आप लिखते थे printf एंटर नंबर, ऐसा भी करते थे। फिर इस printf के बाद क्या लिखते थे आप? scanf, scanf में आता था %d। फिर इसके बाद इस कॉमा के बाद क्या लिखते थे ये बताइए? कॉमा के बाद कर्ली ब्रेस बंद हो जाता था विकास। हाँ, ARRI लिखते थे। वेरी गुड कुंदन, यशिका, सब गलत। एड्रेस ऑफ ARRI लिखते थे, ARRI नहीं लिखते थे। इतना सब बताने के बाद भी गलती करते हैं एंड मोमेंट पे। एड्रेस ऑफ ARRI लिखा जाता है, ARRI थोड़ी ना लिखते हैं। राइट। अब इस कोड में हमें इस ARRI की जगह पॉइंटर की हेल्प लेनी है, पॉइंटर से कोड लिखना है। तो ये जो एड्रेस ऑफ ARRI है, अगर आप इसकी जगह पॉइंटर लेकर आएंगे तो गौर कीजिएगा, आपका स्टेटमेंट बन जाएगा p+i। अब करिए ध्यान से मेरे साथ सॉल्व कि ये p+i कैसे हमें वही रिजल्ट दे रहा है जो हमें एड्रेस ऑफ ARRI दे रहा था। बाय द वे, एड्रेस ऑफ ARRI से हमें क्या मिल रहा था? एड्रेस ऑफ ARRI से हमें क्या मिल रहा था?
हर सेल का मिल रहा था एड्रेस, मानते हैं? 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, यही मिल रहे थे ना हमको एड्रेस ऑफ ARRI से। हाँ के ना? राइट। अब हमें यही एड्रेसेस पॉइंटर लाकर देगा। कैसे देगा उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब पहली बार आपका ये स्कैनफ फंक्शन रन होगा और p प्लस आई एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, तो करिए आप मेरे साथ सॉल्व p प्लस आई। बताइए p में कितना है? p में क्या संख्या है इस समय, क्या नंबर है? 2000। i में क्या है? 0। i में 1 है, 0 है रोहित, राइट। तो ये बन जाएगा 2000 प्लस 0। ओके, 2000 प्लस 0 कितना होता है? 2000 होता है। इन पांचों में से कौन से सेल का एड्रेस है 2000? 0th सेल का। अगर हम मान लें यूजर 10 देता है तो वो 0th सेल पे सेव हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट अब आएगा। अब इसके बाद कंट्रोल जाएगा i प्लस प्लस पे। i प्लस प्लस के कारण i की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, हो जाएगी। 1 5 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू है, अंदर आए। ठीक है, अंदर आकर फिर से स्कैनफ चला और फिर से सॉल्व हुआ p प्लस आई। अब p में है 2000, i में कितना है? 1 है। अब मेरे और आपके लिए 2000 प्लस 1 2001 होता है ना। हम सबके लिए 2000 में 1 जोड़ेंगे तो 2001 आएगा ना। लेकिन हमारे सी लैंग्वेज के कंपाइलर के लिए 2000 प्लस 1 2002 होता है। दिमाग में डाउट आना चाहिए, सर कैसे, मैथ्स कैसे बदल गई यहाँ? तो गौर से सुनिए, सी लैंग्वेज ये कहती है कि जब भी आप किसी एड्रेस में कुछ ऐड करते हैं, जब भी आप किसी एड्रेस में कुछ ऐड करते हैं, तो पहले तो बताइए 2000 एड्रेस है? बिल्कुल एड्रेस है। 2000 गौर करिए एरे का बेस एड्रेस है। तो सी कहती है जब भी आप किसी एड्रेस में कुछ ऐड करते हैं तो कंपाइलर इसे नॉर्मल मैथ्स की तरह सॉल्व नहीं करता है। कंपाइलर इस पे अपना स्पेशल फॉर्मूला अप्लाई करता है। कैसा फॉर्मूला? कंपाइलर इस p प्लस आई को बना देता है p प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर। ये कंपाइलर की मैथ्स होती है। आपने तो सिर्फ आई ऐड करा है, उसने इतनी लंबी मैथ्स लगा दी आई की जगह। क्या लगा दी मैथ्स? आई को मल्टीप्लाई करा साइज ऑफ से। किसकी साइज ऑफ? पॉइंटर की डेटा टाइप की साइज ऑफ। अब आप सॉल्व करिए। अब बताइए p में कितना है? 2000 है। i में कितना है? 1 है। 1 को मल्टीप्लाई करिए साइज ऑफ डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर की डेटा टाइप हमने क्या रखी हुई है? इंटीजर, राइट। कितना होता है साइज ऑफ इंटीजर? कितना होता है साइज ऑफ इंटीजर? 2 बाइट। तो ये एक्चुअल में बन जाएगा 2000 प्लस 1 इंटू 2। कितना हुआ 2000 प्लस 1 इंटू 2? ये होगा 2002। इसलिए आपको यहां 2002 मिल रहा है। 2002 किसका एड्रेस है बताइए? एरे के नेक्स्ट सेल का एड्रेस है, तो यहां 20 स्टोर हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो जाएगी। अब जब p प्लस आई सॉल्व होगा तो ये बनेगा p प्लस आई इंटू सेम फॉर्मूला साइज ऑफ डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर। डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर इज 2 बाइट साइज ऑफ, तो ये बनेगा 2000 प्लस 2 इंटू 2। 2000 प्लस 2 इंटू 2 विल गिव अस 2004। आ रही है मैथ समझ? तो 2004 एड्रेस पे जाकर वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, ऐसे ही आपका लूप बढ़ता चलेगा।
हर बार आप इमेजिन करिए एक एक सेल का कोड एड्रेस निकालता चलेगा और उस सेल पे प्रोग्राम पुटअप करता जाएगा यूजर के इनपुट से आई हुई वैल्यूज। आया समझ? इसका मतलब सी लैंग्वेज में, ध्यान से सुनिएगा, दो तरह की मैथमेटिक्स चलती है। इन सी प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स इज ऑफ टू टाइप्स। एक होती है मैथ्स ऑफ वैल्यूज और एक होती है मैथ्स ऑफ एड्रेसेस। मैथ्स ऑफ वैल्यूज रियल वर्ल्ड मैथ्स की जैसी होती है, जो आप असल जिंदगी में गणित पढ़ते हैं वही सी करती है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये कहती है whenever we will add some value in an address, then the compiler will not directly perform the addition. Rather the compiler multiplies the added value with the size of data type of the address, या एड्रेस से मतलब है पॉइंटर से। इसका मतलब अगर आप एक इंटीजर पॉइंटर में एक ऐड करेंगे तो जंप कितने का आएगा? सो इफ वी ऐड 1 इन एन इंटीजर पॉइंटर, जंप कितने का आएगा? देन वेरी गुड, 2 बाइट्स विल बी एडेड, राइट? इसी तरह से इफ वी ऐड 1 इन अ कैरेक्टर पॉइंटर, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इफ वी ऐड 1 in a character pointer, then 1 byte will be added, and if we add 1 in a float pointer, then 4 bytes will be added. बताइए, ये मैथ्स क्लियर हुई? नहीं, किसी भी एड्रेस में आप डायरेक्ट एड्रेस में भी करेंगे ऐसा तो यही मैथ्स लगेगी। मतलब ऐसे, अगर आपके पास एक इंटीजर वेरिएबल a है और आपने इसके एड्रेस को प्रिंट करा, इमेजिन करिए ये एड्रेस आपकी स्क्रीन पे 5000 आ रहा है, तो जब आप इसके एड्रेस में 1 ऐड करेंगे तो जवाब दीजिए क्या आएगा? जल्दी बताएं क्या आएगा? इस 5000 के एड्रेस में 1 ऐड करा अपन ने तो ये 5002 हो जाएगा। ये डायरेक्ट एड्रेसेस पे भी एप्लीकेबल है, जरूरी नहीं है कि ऐसा पॉइंटर पे ही हो। समझ आ रहा है? चलें आगे। चलिए, सो कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक। जब हम ऐड करते हैं 1 इंटीजर पॉइंटर में तो कंपाइलर 2 बाइट का जंप लेगा। जब आप 1 ऐड करेंगे कैरेक्टर पॉइंटर में, वही कंपाइलर 1 बाइट का ही जंप लेगा। और जब आप 1 ऐड करेंगे फ्लोट पॉइंटर में तो कंपाइलर जंप लेगा सीधे सीधे 4 बाइट का। क्या पूछना चाह रहे हो कुंदन? मैं
मैं समझा नहीं, क्या क्वेश्चन है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल। तो अब आप मुझे बताइए, जब ये लूप फाइनली चल के रुकेगा तुम्हारा पॉइंटर कहां पहुंच जाएगा? अभी बात करेंगे कुंदन आपके डाउट के बारे में, पहले जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, फिर आते हैं उस पर। बताइए जल्दी। जब ये लूप हमारा रुकेगा तो ये पी नाम का पॉइंटर कहां पर होगा? ये वहीं पर होगा जहां था। सब गलत, एक लाइन से सब गलत। आपको ऐसा लग रहा है कि हर इटरेशन के साथ पॉइंटर बढ़ रहा है? बुद्धि दौड़ाइए, अगर हर बार पॉइंटर बढ़ता तो हम पी की जगह हर बार 2000 क्यों मान रहे हैं? कोई 2008 वाट पे नहीं होगा पॉइंटर। पॉइंटर अपनी ही जगह पर होगा, यानी बेस एड्रेस पर। क्या हमने कहीं पी प्लस प्लस लिखा है? जवाब दें आप मुझे। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि पॉइंटर 2008 तक पहुंच जाएगा? हमने सिर्फ आई की वैल्यू इंक्रीज करी है, पी की वैल्यू थोड़ी बढ़ाई है। तो पॉइंटर अभी भी बेस एड्रेस पे ही होगा ना। अब हम लोग लिखते हैं सेकंड वाला फॉर लूप, जो फिर इटरेट करेगा 0 से लेकर <5 तक, और इस फॉर लूप के अंदर अपन डिस्प्ले कराते हैं प्रिंटफ के थ्रू एक एक वैल्यू। करेक्ट? क्या डिस्प्ले कराएंगे? प्रिंटफ %d कॉमा। अब हमें एड्रेस चाहिए कि वैल्यू चाहिए? अब हमें वैल्यू चाहिए। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा वैल्यू एट p प्लस आई। ठीक, समझिए। सबसे पहले कंपाइलर सॉल्व करेगा p प्लस आई। तो अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है तो बताइए, पहली बार ये p प्लस आई क्या प्रोड्यूस करेगा? 2000, है ना। उसके बाद कंपाइलर उस पर अप्लाई करेगा वैल्यू एट 2000। कितना आएगा वैल्यू एट 2000? 10। वैल्यू एट 2000 विल प्रोड्यूस 10। इसके बाद फिर i प्लस प्लस आई को कर देगा 1। अब कितना हो जाएगा p प्लस 1? फटाफट फटाफट। p प्लस आई बनेगा 2000 प्लस 1, जो अभी आपने मैथ्स पढ़ी उसके अनुसार 2002। उस पे लग जाएगा वैल्यू एट 2002, दैट विल गिव अस 20। एंड लाइक दिस आप पूरा एरे ट्रैवर्स करते हुए एरे की हर वैल्यू को कर पाएंगे एक्सेस। गॉट द पॉइंट? समझ आई बात? चलिए, ये था तरीका नंबर 1। अब आइए एक और तरीका है इसी काम को करने का। देयर इज वन मोर वे, तो इसको मैं टाइटल दे रहा हूं फर्स्ट वे। ये सेम काम जो आपने करा, ये एक और तरीके से भी करा जा सकता है, वो मैं लिख रहा हूं, लेकिन समझाना आपको है। जो मेन चीज थी वो मैंने बता दी। अब माइनर सा वेरिएशन होगा मेरे सेकंड स्टाइल में, एंड यू हैव टू फिगर आउट कि जो सेकंड स्टाइल है ये क्या कर रहा है। चेंज बस इतना है, स्कैनएफ में आ जाएगा यहाँ पर p, स्कैनएफ के बाद यहाँ पर आ जाएगा p प्लस प्लस। आप आराम से एनालाइज करिए, तब तक मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं, फिर अपन बातचीत करते हैं यहाँ क्या हो रहा है। सो दिस इज आवर एरे एज यूजुअल ऑफ 5 इंटीजर्स। 0 से लेकर 4 इंडेक्सेस हैं। 2000, 2002, 2004, 6 और 2008 एड्रेसेस हैं। पॉइंटर सेट करा गया है बेस एड्रेस पे। हाँ जी बताइए। अब समझाइए मुझे, स्कैनएफ में हमने p दिया हुआ है, तो p बोलने से क्या पास होगा? वैल्यू सही नहीं आएगा। अच्छा, अभी देखते हैं। ठीक है, ये वाला कोड तो अभी एडिट होगा ना। इस वाले कोड से पहले कुछ करना पड़ेगा, ये फॉर लूप से पहले। बट पहले ऊपर वाला तो ट्रेस कर लें। जल्दी जल्दी बताइए, ये p से क्या प्रोड्यूस होगा? 2000। तो फर्स्ट इनपुट 2000 पे चला जाएगा, चला जाएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज p प्लस प्लस गोइंग टू डू? जवाब दें जरा। p प्लस प्लस का मतलब c के लिए p इक्वल टू p प्लस 1 होगा, हाँ के ना? होगा। तो ये बन जाएगा p इक्वल टू 2000 प्लस 1।
दैट विल गिव अस 2002। और क्या अब पॉइंटर मूव करेगा? क्या अब पॉइंटर आगे बढ़ेगा? हाँ, अब वाकई में पॉइंटर आगे बढ़ेगा। तो अब वो 2000 छोड़कर पहुंच जाएगा 2002 पे, पहुंच जाएगा P++ के कारण। तो अब जब दोबारा लूप आपका घूमेगा और स्कैनफ में आप P देंगे तो इनपुट 2002 पे जाएगा। यस और नो? जाएगा। फिर इसके बाद P++ होगा। कुंदन क्या लिखे जा रहे हो तुम? क्या हो गया तुमको? क्या डाउट हो गया? क्या यस? अनम्यूट करूं? समझ गए? तो ये क्या लिख रहे थे? कहीं और भी पढ़ रहे हो क्या कुछ? 2-4 लेक्चर एक साथ अटेंड कर रहे हो? तो फिर चलिए, तो ये हो गया 2002। तो अगला वैल्यू 2002 पे गई, फिर से P++ हुआ। P++ अब बना P इज इक्वल टू P+1। तो ये बन गया 2002+1। 2002+1 कितना बना? 2004। तो पॉइंटर ने फिर जंप लिया, इसे छोड़ा और जंप करके आ गया 2004 पे, यहाँ पे। तो नेक्स्ट इनपुट, अब जब लूप तीसरी बार घूमेगा तो यहाँ आएगा। तो अब मुझे बताइए, जब ये लूप रुकेगा तो पॉइंटर कहाँ होगा? जब ये लूप रुकेगा तो पॉइंटर कहाँ होगा? सिवाय कैलाश और प्रणय के मुझे लगता है सबका जवाब गलत है। पॉइंटर 2010 पे होगा। नहीं रोहित, लास्ट इंडेक्स के भी आगे निकल जाएगा। दिमाग दौड़ाइए, लास्ट इंडेक्स पे नहीं होगा, लास्ट इंडेक्स के भी आगे निकल जाएगा। कारण आखिरी इनपुट जो लिया जाएगा वो आप मानते हैं 2008 पे जाएगा। जब लास्ट टाइम स्कैनफ चलेगा तो जाएगा ना। उसके बाद फिर एक बार P++ भी तो होगा, तो पॉइंटर जाके बैठ जाएगा 2010 पे। हाँ कि ना? आया समझ? तो इसका मतलब इससे पहले कि हम सेकेंड वाला लूप चलाएं, हमें पॉइंटर को रीसेट करना पड़ेगा। हमें पॉइंटर को रीसेट करना पड़ेगा। यस, करना पड़ेगा बाय राइटिंग P इक्वल टू ARR। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पॉइंटर जहां भी था वो जगह छोड़कर वापस आ जाएगा एरे के बेस एड्रेस पे। और फिर जो आपने प्रिंटफ लिखा हुआ है, ये प्रिंटफ अब आपका हो जाएगा वैल्यू एट P, और ये हो जाएगा P++। आया समझ? इस तरह से ये आपका सेम काम करने का सेकंड ऑप्शन। क्या फर्क है पहले और दूसरे तरीके में? बताइए जरा। जो पहला तरीका पढ़ा और जो दूसरा तरीका पढ़ा, उन दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों तरीकों में आपको? डिफरेंस एक छोटा सा आपको दिखेगा। क्या है वो डिफरेंस? डिफरेंस बस इतना है कि आपके पॉइंटर की पोजीशन पहले वाले में चेंज नहीं हो रही है और दूसरे वाले में हो रही है। यस और नो? ठीक, सेकंड वाले में आपका पॉइंटर बेस एड्रेस के बाहर निकल जा रहा है, इनफैक्ट पूरे एरे की रेंज के बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो आपको जो तरीका ठीक लगे वो तरीका आप फॉलो कर सकते हैं आगे के एग्जाम्पल्स में। फिलहाल आगे बढ़े अपन। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। नो डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर? गुड। अब आते हैं आज जो पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ बेहद जरूरी बातों पे, कुछ बेहद जरूरी पॉइंट्स पे। ठीक है, सबसे पहली बात जो आज हम इस टॉपिक के कंटेक्स्ट में करने जा रहे हैं, आपको याद होगा
जब आप सी लैंग्वेज में एरे पढ़ रहे थे तब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एरे के बारे में डिस्कस की थी, और वो डिस्कस हमने ये करा था कि अगर हमने एक 5 इंटीजर्स का सी में एरे लिया है 10, 20, 30, 40, 50, और हम अगर इस एरे को स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं, प्रिंट करते हैं इसकी एक पर्टिकुलर सेल की वैल्यू, printf %d कॉमा ARR3, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है जरा बताइए? 40 मिल रहा है, शाबाश। और अगर हम लोग एरे की रेंज के बाहर जाते हैं और गलती से कह देते हैं ARR10, एरे कितने एलिमेंट्स का बनाया है मैंने? 5 का, और मैं एक्सेस कर रहा हूं एरे का 11वां एलिमेंट ARR10, तो क्या ये कंपाइल होता है? क्या ये कोड कंपाइल होगा? बिल्कुल होगा, 100% कंपाइल होगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये कोड क्यों कंपाइल होता है जबकि हम एक्सेस करते वक्त गलत इंडेक्स दे रहे हैं? कंपाइलर हमें हमारी गलती क्यों नहीं बताता जब हम गलत इंडेक्स दे रहे हैं? देन व्हाई द कंपाइलर इज कंपाइलिंग दिस कोड? सोचिए, हमने ये पढ़ा है कि जब आप एरे की रेंज के बाहर जाते हैं तो कंपाइलर सिंटेक्स एरर नहीं देता। माय क्वेश्चन इज क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता रोहित? क्या कंपाइलर को नहीं पता एरे के अंदर 5 ही सेल्स हैं? क्या हमने कंपाइलर को एरे की साइज नहीं बताई है? जल्दी बताएं, बताइए कि नहीं बताइए साइज? बताइए ना। तो जब हमने एरे को साइज बता दी है, कंपाइलर को एरे की साइज मालूम है, तो वो हमें इतनी बड़ी गलती कैसे करने देता है? क्या कंपाइलर को दिख नहीं रहा कि एरे में 10वां इंडेक्स नहीं है? जल्दी बोलिए, क्या कंपाइलर को दिख नहीं रहा कि एरे में 10वां इंडेक्स नहीं है? नहीं, मशीन ऐसे तो मशीन कोड में हर चीज अलाउड होती है क्या? फिर मैं कुछ भी ऊट पटांग लिख दूं तो कंपाइलर अलाउ कर देगा क्या मशीन कोड में? ऐसा थोड़ी है। आप मेरे सवाल का जवाब दो, क्या कंपाइलर को दिख नहीं रहा कि हम एरे का 10th इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं और एरे में 10th इंडेक्स नहीं है? नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अब आज आप पहली बार समझिए हाउ कंपाइलर सॉल्व्स एरे एक्सप्रेशंस। जब आप सी लैंग्वेज में एरे को यूज करते हैं तो कंपाइलर कौन सी मैथ्स लगाकर, कौन सा फॉर्मूला लगाकर एरे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करता है? ठीक है, गौर से सुनिएगा, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक, एक बार फिर से इस एरे का डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारा 5 इंटीजर्स का एरे है, ये इसके 5 इंडेक्सेस हैं, नाम ARR है, डेटा 10 से लेकर 50 तक है। ये एड्रेस अगर 2000 है तो 2002, 4, 6 और 2008 है। ये यहां तक क्लियर है? यस। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कंपाइलर इस ARR3 को कैसे सॉल्व करता है? ये जो आपने प्रिंटफ में ARR3 लिखा है, कंपाइलर इसे कैसे सॉल्व करता है? तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि सर ARR3 का मतलब ये रहा 3rd इंडेक्स, कंपाइलर 3rd इंडेक्स पे जाता है और इस 3rd इंडेक्स को सॉल्व करता है। बिल्कुल गलत। क्योंकि मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं, मैंने आपको एरे पढ़ाते वक्त कहा था ये जितने भी इंडेक्सेस आपको इस समय एरे पे दिख रहे हैं ये एक्चुअल में फिजिकली होते ही नहीं है। कहा था मैंने आपसे ये, अगर आप भूले ना हो तो। बोली थी ना मैंने ये बात आपसे कि जो एरे में आप इंडेक्सेस लगा के बैठे हैं ये इंडेक्सेस एक्चुअल में एरे में होते ही नहीं है।
तो अब सवाल आता है, जब एरे में इंडेक्सेस होते ही नहीं है तो फिर ये ARR3 कैसे चलता है? तो जवाब सुनिए, जब भी आप सी लैंग्वेज के कंपाइलर को ARRI देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो कंपाइलर इस पे भी अपना फॉर्मूला लगाता है। क्या फॉर्मूला लगाता है? स्क्वायर ब्रैकेट को हटा देता है, जो बाकी दो बच रहे हैं उन्हें ऐड कर देता है और पूरे के ऊपर फिट कर देता है वैल्यू ऐड। ये लाइन हकीकत में इस लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप लगाइए बुद्धि, आपने बोला ARR3, कंपाइलर ने उसे क्या बना दिया? वैल्यू एट ARR प्लस 3। फर्दर सॉल्विंग करी तो ARR की जगह क्या आया? 2000 आया प्लस 3। अभी बताइए 2000 वैल्यू है कि एड्रेस है? एड्रेस है। तो जब आप एड्रेस में 3 ऐड करेंगे तो मानते हैं 6 ऐड होगा। ये बन जाएगा 2006 और कंपाइलर ऐसे लीनियर ऑर्डर में ट्रैवर्स करते हुए इस 2006 एड्रेस पे पहुंचेगा और आपको वैल्यू लाकर देगा वो जो हमारे एग्जांपल में है 40। दैट मीन्स अभी तक आप इस 3 को क्या मानते थे? इंडेक्स मानते थे ना। अभी तक हम लोग इसको इंडेक्स बोलते थे ना। अब आज से नाम बदल लें। अगर कोई बोलता है ये इंडेक्स है क्या, तो आप बोलेंगे दिस इज नॉट इंडेक्स, इट इज दी ऑफसेट। ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है मैंने, इट इज दी ऑफसेट। ऑफसेट मतलब डिस्टेंस, दूरी, टू बी कवर्ड फ्रॉम बेस एड्रेस, टू बी कवर्ड फ्रॉम द बेस एड्रेस। तो अब आप सोचिए, जब आप कंपाइलर को ARR10 प्रिंट करने को देते हैं, जब आप इसी कंपाइलर को बोलते हैं printf %d ARR10, तो ये कंपाइलर आपकी बात को गलत क्यों नहीं मानता? सोचिए, आपको मेरी बात का अंदाजा लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कंपाइलर इसमें एरर क्यों नहीं दे रहा है। करें सॉल्व। देखिए, आपने लिखा printf %d, ARR10। कंपाइलर ने क्या सोचा? कंपाइलर ने कभी नहीं सोचा कि ये इंडेक्स है, वो इसे हरगिज इंडेक्स नहीं मानता। दिस इज नॉट इंडेक्स एटलीस्ट फॉर कंपाइलर। ठीक है, वो इसे क्या करेगा सॉल्व? वो इसे करेगा ARR10 का मतलब हो गया वैल्यू एट ARR प्लस 10। ARR का मतलब कितना है? जवाब दें। 2000, उसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2020। अब आप बताइए 2020 मेमोरी में एड्रेस है कि नहीं है? मेमोरी में 2020 एड्रेस है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए कंपाइलर को कहीं से भी आपका स्टेटमेंट गलत नहीं लगता। हमें बस ये नहीं पता कि वो एड्रेस फ्री है कि नहीं है, वो पता लगेगा रन टाइम पे। बट हम ये तो पूरी बात ही नहीं कर रहे हैं ना कि रन टाइम पे एरर क्यों आती है, हम तो बात कर रहे हैं कंपाइल टाइम पे एरर क्यों नहीं आती है। तो इसलिए नहीं आती है कंपाइल टाइम पे क्योंकि कंपाइलर को आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 लिखना इंडेक्स नहीं दिखता। उसको लगता है आप 20 बाइट आगे का जंप लेने की बात कर रहे हैं, और एरे के बेस एड्रेस से 20 बाइट आगे का जंप बिल्कुल वैलिड जंप है, लिया जा सकता है। आई बात समझ? क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं? ठीक है, तो फिर अब ये बताइए, क्या कंपाइलर इसे भी सॉल्व कर लेगा? printf %d 3 ARR, क्या कहते हैं? आपने देखा ARR3 तो उसने सॉल्व कर लिया, क्या वो 3 ARR को भी सॉल्व कर लेगा? इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है, ये बिल्कुल कंपाइलर के लिए सेम है। हम प्रोग्रामर्स को ये भले ही नॉनसेंस लगता हो कि ये क्या हो रहा है 3 ARR, ये कैसे चलेगा, बट आप समझिए कंपाइलर इसको भी तो सेम ट्रीटमेंट देगा ना। आपने 3 ARR लिखा है, कंपाइलर से क्या बना देगा? वैल्यू एट
3 प्लस ARR, यही बोला ना मैंने आपसे। कंपाइलर स्क्वायर ब्रैकेट हटा देता है, बाहर और अंदर की चीजों को जोड़ देता है, तो ये दोनों जोड़कर क्या बन गए, वैल्यू एट 3 प्लस ARR बन गए। ठीक है, मतलब वैल्यू एट 3 प्लस 2000। अब आप 2000 में 3 जोड़ें या 3 में 2000 जोड़ें, आना तो 2006 ही है ना बस। तो सरप्राइजिंगली जो लाइन हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखती, वो लाइन कंपाइलर को एब्सोल्युटली परफेक्ट नजर आती है। ठीक है, ऐसे ही बताइए, क्या ये भी सॉल्व कर लेगा कंपाइलर? प्रिंटफ परसेंटेज डी ARR -1, जल्दी बोले। बिल्कुल कर लेगा, 100% कर लेगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा सर ये तो एरर होना चाहिए, एरे में -1 इंडेक्स की कहाँ है, पहला ही इंडेक्स एरे में तो 0 होता है, ये फिर आप गलती कर रहे हैं। कौन कह रहा है कि कंपाइलर इसको इंडेक्स मान रहा है? कंपाइलर इस पे फिर अपनी मैथ्स लगाएगा, इसको बना देगा वैल्यू एट ARR +-1। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2000 +-1। फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2000 -2, यानी कि वैल्यू एट 1998। हुआ क्लियर? तो बहुत दिनों से जो चीज हम सोच रहे थे, आज उसकी सच्चाई पता चली। इतने दिनों से हमें लगता था ये इंडेक्स है, द रियलिटी इज एटलीस्ट फॉर द इंटरव्यू ये इंडेक्स नहीं है, ये कहलाता है ऑफसेट। राइट, ठीक है। अगला पॉइंट, अब हम बात करते हैं हमारे पास कितने तरीके हैं एरे का डेटा एक्सेस या प्रिंट करने के। इतना सब कुछ जो आज पढ़ा, उसको ध्यान में रखते हुए आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं और यहां पर हम लोग एक एरे बनाएं, लेट्स से इंट ARR5, जिसके अंदर हम वैल्यू डालें 10, 20, 30, 40, 50 लाइक दिस। ठीक है, और इसके बाद हमने यहां पर एक इंटीजर I लिया हुआ है और एक P लिया हुआ है पॉइंटर। P के अंदर डाला हुआ है हमने ARR, और यहां लिखा है हमने I = 0, I <5, I++। आप बताइए, अगर मैं यहां पर printf लिखूं, %d लिखूं, तो अब इस कॉमा के बाद हम क्या क्या लिख सकते हैं ताकि हमें एरे का डेटा मिल जाए? बताइए, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? जवाब दें, मुझे नंबर बताओ, नंबर 1, 2, 3, कितने ऑप्शंस हैं? कितने तरीकों से हम एरे की वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं? कितने ऑप्शंस हैं? जल्दी जवाब दें। नहीं, 8 ऑप्शंस हैं हमारे पास। वी हैव 8 वेज टू फिल अप दिस प्लेस। 8 तरीके हैं एरे का डेटा प्रिंट करने के, आठों आपको ये 10, 20, 30, 40, 50 देंगे। कैसे? गौर कीजिए। नंबर 1, ARRI लिख सकते हैं, वेरी गुड। नंबर 2, IARR लिख सकते हैं, अभी अभी आपने सीखा ये चलता है ना 3 ARR, तो फिर IARR भी चलेगा। अब कंपाइलर ARRI को वैल्यू एट ARR +i में एक्सपैंड करता है, करता है, ऐसे करता है। तो फिर क्या हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली वैल्यू एट ARR +i? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग वैल्यू एट I + ARR भी लिख सकते हैं। ठीक है,
फिर हम लोग पी आई भी लिख सकते हैं, पी आई, राइट, क्योंकि पी भी तो ए आर आर की तरह बेस एड्रेस दे रहा है, हाँ के ना। फिर हम लोग आई पी भी लिख सकते हैं, फिर हम लोग वैल्यू एट पी प्लस आई भी लिख सकते हैं, और फिर हम लोग वैल्यू एट आई प्लस पी भी लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो टोटल कितने तरीके हो गए? टोटल 8 तरीके हो गए हमारे पास। जबकि आज का लेक्चर अगर आप ना अटेंड करते तो आपको एक ही तरीका याद रहता, पता रहता, और वो था ARRI। इंटरव्यू में हो जाता धोखा, इंटरव्यूअर आपसे पूछता एरे को कितनी तरह से एक्सेस कर सकते हैं, आप बोल कर आते 1, जबकि जवाब था 8। हुआ क्लियर? आगे बढ़े? ठीक है। अब लास्ट पॉइंट इस टॉपिक से कनेक्टेड, ये बताइए, ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहलाता है जो इस समय मैं आपके स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूं, है ना? और ये स्टार इनडायरेक्शन ऑपरेटर कहलाता है, यस और नो? ठीक। इसे आप किसके साथ यूज करते हैं आज तक? सबस्क्रिप्ट को एरे के साथ, यूज्ड विद एरेज, है ना? और ये जो स्टार आप देख रहे हैं, इसे आप आज तक पॉइंटर्स के साथ यूज करके देख कर आए, है ना? बट जो अभी आपने एग्जांपल सॉल्व करा, आपने देखा मैंने ये जो स्टार है इनडायरेक्शन, ये एरे के साथ यूज करा हुआ है और कोड चल रहा है, और ये जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है ये मैं पॉइंटर के साथ लगा रहा हूं। तो फिर अब अगला डाउट हमारा ये आता है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि सबस्क्रिप्ट इज वर्किंग विथ पॉइंटर एंड स्टार इज वर्किंग विद एरे? हाउ? कैसे पॉसिबल है? जो एरे के साथ लगने वाला ऑपरेटर है वो पॉइंटर के साथ काम कर रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी कंप्लेंट्स फ्रॉम कंपाइलर साइड। ऐसा ही वाइस वर्सा में भी दिख रहा है, जो पॉइंटर के साथ वाला ऑपरेटर है वो एरे पे लग रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा कैसे पॉसिबल है ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एन एरे एंड अ पॉइंटर। एक एरे और एक पॉइंटर के बीच में एक बहुत गहरा संबंध है, राइट? बहुत डीप एसोसिएशन है इन दोनों का। वो क्या है और फिर इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों बातों का जवाब अपन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन दोनों बातों का जवाब ढूंढने के लिए आज के लेक्चर का जो पहला प्रोग्राम था ये वाला, ये मैं आपके सामने लिखता हूं दोनों स्टाइल से, फर्स्ट स्टाइल भी और सेकंड स्टाइल भी। बस करूंगा इतना कि जहां पर मैंने यूज करा हुआ है पी, वहां पर मैं यूज करूंगा ARR। आपको बस मुझे इतना बताना है कि जो दो कोड्स मैंने आपके सामने लिखे, ये फर्स्ट स्टाइल वाला और ये सेकंड स्टाइल वाला, दोनों में मैंने पॉइंटर की जगह पर एरे को सब्स्टिट्यूट करा हुआ है। यहां कर देते हैं ARR, यहां कर देते हैं ARR प्लस प्लस, यहां कर देते हैं वैल्यू एट ARR, और यहां कर देते हैं ARR प्लस प्लस। ठीक है, पॉइंटर यहां से भी हटा देते हैं, यहां से भी हटा देते हैं, और पॉइंटर यहां से भी हटा देते हैं, क्योंकि काम तो हमें एरे से करना है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड वाले कोड को देखिए और मुझे बताइए क्या ये कोड आपको वैलिड लग रहा है? इज दिस कोड वैलिड? जवाब दें। और मैं आपको याद दिला दूं, हर वो कोड वैलिड है जो मुझे प्रॉपर एड्रेसेस दे पाए। तो अगर मैं यहाँ ARR प्लस आई लिखता हूं तो क्या मुझे 2000, 2002, 2004 मिलेगा?
हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ARR से भी तो कंपाइलर 2000 ही लेकर आएगा ना, इस फॉर्मूले की तरह। जैसे यहाँ P से 2000 आ रहा है ना, तो एड्रेस तो कैसा भी हो उसमें आप I ऐड करेंगे तो मैथ्स तो सेम चलेगी ना। तो पहले वाले का तो जवाब है यस, दिस इज परफेक्टली वैलिड, राइट। क्यों? क्योंकि ARR भी P की तरह बेस एड्रेस ही देगा। ठीक है, अब आइए सेकंड वाले पे, क्या ये भी वैलिड है? इज दिस ऑल्सो वैलिड? जवाब दें। वेरी गुड, ये हरगिज वैलिड नहीं है। ये इतनी बड़ी गलती है कि कंपाइलर इसे कंपाइल भी नहीं करेगा। नहीं रोहित, कंपाइल ही नहीं होगा, कंट्रोल नहीं, कोड कंपाइल ही नहीं होगा। अब आता है अगला क्वेश्चन कि ARR प्लस प्लस और P प्लस प्लस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्यों कंपाइलर ARR प्लस प्लस को नहीं चला रहा जबकि यही कंपाइलर P प्लस प्लस को चला रहा है? ठीक है, जवाब सुनिए ध्यान से। सबसे पहले सुन लीजिए कंपाइलर ARR प्लस प्लस पे आपसे कहेगा क्या। कंपाइलर ARR प्लस प्लस पे आपसे कहेगा L वैल्यू रिक्वायर्ड। ये कंपाइलर आपको एरर देगा, बहुत नए टाइप की एरर है, अभी आपको इसका डिस्क्रिप्शन देता हूं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम ये समझें P प्लस प्लस पे एरर क्यों नहीं आती है और ARR प्लस प्लस पे एरर क्यों आती है। तो पहले ARR प्लस प्लस को एक्सप्लोर करते हैं। ARR प्लस प्लस का मतलब होता है ARR इक्वल टू ARR प्लस 1। हाँ के ना? जल्दी जल्दी बोलिए, होता है ना? Why ARR plus plus is wrong? We are trying to find out the answer for this. अब सोचिए अगर ये लाइन चल जाए तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आप एरे के बेस एड्रेस को चेंज कर रहे हैं और आप एरे के बेस एड्रेस को 2002 दे रहे हैं। क्या एड्रेसेस कभी भी चेंज हो सकते हैं? आप बताइए, कभी भी क्या आप कोई ऐसी चीज बदल सकते हैं जो कांस्टेंट है? नहीं बदल सकते हैं ना। क्या आप सी लैंग्वेज में कभी ये लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 10 प्लस 1? क्या ये स्टेटमेंट सही है 10 इक्वल टू 10 प्लस 1? नहीं है ना, क्योंकि ये 11 10 में जाएगा जबकि 10 नेचर वाइज क्या है? कांस्टेंट। तो फिर ये ARR नेचर वाइज क्या है? कांस्टेंट है। और जब कोई चीज कांस्टेंट होती है तो कंपाइलर कभी परमिट नहीं करता कि आप उसे चेंज करें। आ रही है बात समझ? राइट। अब आप मुझे बताइए अगर ऐसा है तो फिर P प्लस प्लस क्यों चल जाता है? Why P प्लस प्लस वर्क्स? इसका जवाब भी बहुत लॉजिकल है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये P इक्वल टू P प्लस 1 बनेगा। बनेगा, ध्यान से सोचिए। तो ये बनेगा P इक्वल टू 2000 प्लस 1 बनेगा। तो ये बनेगा P इक्वल टू 2002। इससे आप मुझे बताइए P इक्वल टू 2002 के कारण क्या एरे का बेस एड्रेस बदल जाएगा? आप बताओ। नहीं ना। P इक्वल टू 2002 के कारण जो पॉइंटर 2000 पे पॉइंट कर रहा था, आप सोचो वो 2000 को छोड़ देगा और कहां पॉइंट कर लेगा? 2002 पे। खाली पॉइंटर के पॉइंट करने का डायरेक्शन ही बदलेगा ना, सिर्फ पॉइंटर के पॉइंट करने का डायरेक्शन ही बदलेगा ना, किसी का एड्रेस तो नहीं बदलेगा, राइट। लेकिन जब आप ARR प्लस प्लस लिख रहे हैं तो कंपाइलर को तो लग रहा है आप एड्रेस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। यस और नो? ठीक है, अब वो आपको एरर कौन सी दे रहा है? L वैल्यू रिक्वायर्ड। सी लैंग्वेज में याद रखिएगा, जब आप x इक्वल टू वाई कहते हैं तो ये जो x आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं L वैल्यू। ये जो y आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं R वैल्यू। और सी लैंग्वेज का रूल है ये जो L वैल्यू है ये हमेशा वेरिएबल होनी चाहिए। दिस शुड ऑलवेज बी वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल नहीं होती है L वैल्यू तो कंपाइलर देता है एरर।
तो आप मुझे बताइए, असाइनमेंट के लेफ्ट पे यहाँ 10 आ रहा है, क्या 10 कोई वेरिएबल है? नहीं है। तो कंपाइलर यहां भी देगा एल वैल्यू रिक्वायर्ड, क्योंकि 10 एक कांस्टेंट है। इसी तरह से जो आपने ARR लिया हुआ है, ये भी कांस्टेंट है ना, है ना? और कंपाइलर को यहां कांस्टेंट चाहिए कि वेरिएबल चाहिए? वेरिएबल्स चाहिए। इसलिए याद रखिएगा, एन एरे, अगर आपसे कोई ये पूछता है व्हाट इज एन एरे फॉर सी लैंग्वेज कंपाइलर, सी लैंग्वेज के कंपाइलर के लिए एरे क्या होता है, तो आपका जवाब होगा फॉर सी कंपाइलर एन एरे is always a constant pointer। कर रहा हूं कुंदन, कर रहा हूं अनम्यूट, रुको 2 मिनट। फॉर सी कंपाइलर एन एरे इज ऑलवेज अ कांस्टेंट पॉइंटर। सबसे पहले हम समझते हैं कंपाइलर एरे को पॉइंटर क्यों मान रहा है। क्यों मान रहा है कंपाइलर एरे को पॉइंटर? क्योंकि एरे का नाम भी क्या देता है, जल्दी जल्दी बताइए। बिकॉज एरे नेम ऑल्सो प्रोड्यूसेस एड्रेस, देता है ना? एरे का नाम भी तो एड्रेस ही देता है, करेक्ट? लेकिन कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ना तो आप एरे को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ना आप एरे को डिक्रीमेंट कर सकते हैं। नीदर वी कैन इंक्रीमेंट नॉर डिक्रीमेंट दिस एड्रेस। और जो चीज चेंज नहीं हो सकती, आप मानते हैं वो अपने आप में कांस्टेंट है? एग्री करते हैं? बोलो कुंदन, क्या कह रहे हो? आवाज ही नहीं आ रही है कुंदन तुम्हारी, आवाज नहीं आ रही है। पीछा वाला सर स्लाइड थोड़ा पीछे कीजिए। कौन सी वाली स्लाइड खोलूं, हेलो बताओ? जी सर, 2-3 और पीछा कीजिए, और पीछा, और यही, हाँ यही यही, हम्म। हाँ यही 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 है। हाँ हाँ, यहाँ हो हम गया। वैल्यू एट ARR+3 क्यों लिख रहे हैं, जबकि ARR3 को जब कंपाइलर सर्व करेगा तो वैल्यू एट तो लगा ही देगा। तो मैंने कंपाइलर का ही तो वर्जन लिखा है, ये वर्जन कंपाइलर का ही तो लिखा है मैंने। तो ये सर ARR+3 जब सॉल्व करेंगे, ARR से उसका एड्रेस मिलेगा, और एड्रेस में जब हम +3 करेंगे तो अपना तो फार्मूला लगाएगा ही, और कौन डेटा सा टाइप के फॉर्मूला? हिसाब से कौन जो सा फॉर्मूला? ARR डेटा टाइप के अनुसार वह गुना कर देता है। हाँ तो गुणा तो कर रहा है वो, तो ये 2006 तक आया ना। वैल्यूएट कहाँ आएगा? वैल्यूएट तो स्क्वायर ब्रैकेट हटने के कारण आ रहा है। ओके सर, वैल्यूएट कहाँ था उस फॉर्मूले में? हमको लगा है आप लगा दिए। हम नहीं लगा दिए हैं, वो लगा है, वो कंपाइलर का फॉर्मूला ही समझाया है मैंने। ओके ओके सर, समझ गए सर। चलो ठीक है, समझ आ गया? राइट। तो अब आप स्क्रीनशॉट्स लीजिए, अगले लेक्चर में इसी पे बात और होगी। कुछ डाउट्स आपके होंगे तो वो सॉल्व करूंगा मैं, नहीं हुए कोई डाउट तो हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर एरे और पॉइंटर का इंटरैक्शन। सो दिस इज थर्ड पेज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11। मोनल क्लास में आते ही बेटा याद दिलाया करो मुझे, ठीक है? हेलो।